हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरजेएस स्टडीज। आई होप आप मेरे साथ अपनी स्टडीज कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कर पा रहे होंगे। और मैंने पहले जो वीडियो में आपको फ्लो चार्ट प्रिपेयर करके दिया था उसी में आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जो पहले मैं फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ, उसमें हम 6 फीचर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। आज हम फ्लो चार्ट का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम 3 फीचर्स लेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कितने आर्टिकल्स होते हैं, कितने पार्ट्स में वो आते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। जब हम इलेबोरेटली पढ़ेंगे तब मैं आपको एक जगह इंटीग्रेट करके सारे उनके जजमेंट्स भी मतलब जो उसमें जजमेंट्स आए हैं वो सारे जजमेंट्स भी बताऊंगी, जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं उनमें वो भी बताऊंगी, कौन सा आर्टिकल किस तरीके से पूछा जाता है वो भी बताऊंगी। बट उसको हम बाद में फ्यूचर में देखेंगे। आज हम 3 फीचर्स ले रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर ले रहे हैं हम आज। फर्स्ट फीचर ऑफ आर इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का हिंदी मीनिंग होता है एकीकृत। एकीकृत जो वर्ड है यानी एक चैनल के अंदर एक उसको बनाया है। तो जो जुडिशरी को हमने चैनल के थ्रू बनाया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप मोस्ट लेवल होता है, हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल पे, और उसके नीचे हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट एंड लोअर कोर्ट्स होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। जब भी किसी भी पार्टी को अप्रोच करना होता है, किसी भी लिटिगेंट को, किसी भी पेटिशनर को अप्रोच करना होता है, तो सबसे पहले हम लोअर जुडिशरी में जाते हैं। अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो लोअर जुडिशरी से फिर आगे बढ़ते हैं, अपील के प्रोसेस के थ्रू हायर कोर्ट्स में जाते हैं, और हायर कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में देख लेते हैं। दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिशेस अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप लेवल ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल, एंड देयर इज हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर लोअर कोर्ट्स। अगर आपको अपनी लीगल हिस्ट्री आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले जब ब्रिटिश सिस्टम था, तब हमारे पास यहाँ पे फेडरल कोर्ट्स थे, ठीक है, टॉप के अंदर। और फिर जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 के अंदर, तब हमने सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया था कैलकाटा में, एट कैलकाटा इन 1774। तो इन 1774 तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कनेक्ट करके बताया है कि लीगल हिस्ट्री में हम पहले फेडरल कोर्ट्स देखते थे, फिर हमने रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया 1774 के अंदर कैलकाटा में, और अब हमारे पास फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सुप्रीम कोर्ट को एट द टॉप लेवल ऑफ द जुडिशरी स्टैब्लिश किया है, ठीक है। ये जो तीनों है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो अदर लोअर कोर्ट्स है, ये तीनों मिलके एनफोर्स करते हैं सारे सेंट्रल लॉज को एज वेल एज स्टेट लॉज को, ठीक है। सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भी है जिसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंदर जिसमें हम रिट्स 5 तरह की रिट्स लेते हैं, उनमें हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं फॉर द इंफ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एंड हम जो आर्टिकल 136 है जिसके अंदर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल होती है, उसमें भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को हम अप्रोच कर सकते हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के लिए हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हम बात कर रहे हैं, लाइक जो हम आरजेएस की स्टडीज कर रहे हैं यहाँ पर इलेबोरेट वर्जन में, ठीक है। तो बेसिकली दिस चैनल इज फॉर जुडिशरी, राइट। तो जब हम आरजेएस बनते हैं तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स होता है, सबसे पहले सिविल जज जो होता है वो वही अपॉइंट होता है, राइट।
और है ना उनको जो प्रोसीजरल लॉज जो होते हैं, प्रोसीजरल लॉज सारे क्रिमिनल सिविल ये सब यही अप्लाई होते हैं। यहाँ से पूरी फाइल प्रिपेयर होती है, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट के अंदर जब हम जाते हैं फाइल पूरी प्रिपेयर्ड होते हैं, तो बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे वर्क करते हैं। ठीक है, और अपील प्रोसीजर यहाँ पे चलता है। ठीक है, जब हम इनके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस देखेंगे, हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे, तब मैं आपको बहुत ही इलेबोरेट तरीके से बताऊंगी। आज मैंने इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि किस तरीके से हमने हमारी जुडिशरी को इंटीग्रेट कर रखा है, और जो जुडिशरी है हमारी वो इंडिपेंडेंट है। लाइक सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा टॉप मोस्ट लेवल पे है। अगर हम किसी भी लॉ से जो पार्लियामेंट हमारे लिए प्रिपेयर हो रही है, हमारे राइट्स अगर अफेक्ट होते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो कंपैरिजन है यूएसए से कर लेते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक, अनलाइक इन यूएसए where the federal laws are enforced, where the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by state judiciary, right? जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और जो अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो सेंट्रल लॉज है और स्टेट लॉज को एनफोर्स करने का काम होता है। लेकिन उस बेसिस के ऊपर जो डिस्टिंक्शन है वो यूएसए में क्या लिया है, फेडरल लॉज जो है वो एनफोर्स फेडरल जुडिशरी के थ्रू ही किए जाते हैं, और स्टेट लॉज जो है वो स्टेट जुडिशरी के थ्रू किए जाते हैं। यानी वहां पर स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है उसका कोई रूल नहीं चल रहा है। ठीक है, वहां पे अलग अलग दो बनाए हैं। स्टेट लेवल पे जो एनफोर्स करेंगे वो स्टेट लॉज ही एनफोर्स होगा, और जो हायर जो जुडिशरी होगा वहां पे फेडरल लॉज एनफोर्स होंगे। बट हमारे यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फीचर, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसको बहुत ही अच्छे से आपके टिप्स पर होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स। ठीक, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हम इनको हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, हिंदी में हम फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं मौलिक अधिकार, राइट? आपको है ना हिंदी तो आपको पढ़नी ही है, तो कुछ चीज वर्ड्स को इनको आप हिंदी में करते चलिए, बिकॉज हमारा हिंदी भी एक पेपर है, ऐसे के अंदर हमको हिंदी लेनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंदी से कनेक्ट करके भी बता रही हूँ, ताकि आपको हिंदी से भी लिंक बना रहे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 के अंदर दे रखे हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स 6 राइट्स हमको प्रोवाइडेड है, एंड ये सिटीजन्स को ही प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। ठीक है, इस वाले ये वाला जो है पार्ट 3 के अंदर होते हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, ओनली टू सिटीजन्स। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, कि आपके क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, टोटल आर्टिकल्स कितने होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है या नॉन सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब टोटल हमारे फंडामेंटल राइट्स में आपको 6 बता रही हूं, तो देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 में है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो होता है वो आर्टिकल आपका 19 से 22 तक रिलेटेड है।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आपका आर्टिकल 23 और 24 में है, ठीक। नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपके आर्टिकल 25 से 28 में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपके आर्टिकल 29 एंड 30 में गिवन है। लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपके आर्टिकल 32 के अंदर है, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो फर्स्ट आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 में इंपॉर्टेंट है। आपको इसी सीक्वेंस में इन राइट्स को करना है। जब आप अपना बेयर एक्ट ओपन करेंगे तब आपको जो भी आर्टिकल है 14 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताया आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। 12th जो आर्टिकल है उसमें हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट ले रहे हैं, ठीक। और जो आर्टिकल 13 है उसके अंदर हम जुडिशियल रिव्यू की पावर ले रहे हैं और लॉ की डेफिनेशन लेते हैं उसके अंदर। तो इनको हम सेपरेटली पढ़ते हैं। और जब हम बेसिकली राइट्स की बात करते हैं जो इक्वालिटी से रिलेटेड है, फ्रीडम, तो उनके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी कवर करता है। राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से 22 तक कवर कर रहा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 एंड 24। एक्सप्लॉइटेशन से क्या मतलब है, आपका जो बॉन्डेड लेबर है, बेगार वर्ड जो यूज होता था पहले, ठीक है, उससे रिलेटेड है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28 है। इसके अंदर हम माइनॉरिटी सेक्शन को लेंगे, कौन कौन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज लेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स लेंगे आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर, ठीक है, कि एजुकेशन के ऊपर जो आपको मतलब मतलब कई लोग फी प्रोवाइड करते हैं ना, और इंस्टीट्यूट्स भी स्टैब्लिश कर लेते हैं एजुकेशनल, ठीक है, जो उसमें लेंगे हम 29 to 30। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है। इसमें आपको 5 टाइप्स ऑफ रिट्स प्रोवाइडेड है, ठीक है, दैट इज प्रोहिबिशन, मैंडेमस, को वारंटो, सर्जरी एंड हेबियस कॉर्पस। ये 5 रिट्स हैं। जब मैं आपको आर्टिकल 32 पढ़ाऊंगी तब बहुत ही इलेबोरेट तरीके से इनको पढ़ाऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे बीच में एक आ रहा है आर्टिकल 31, ठीक है। ये आर्टिकल 31 जो है ये था राइट टू प्रॉपर्टी। ये 7th फंडामेंटल राइट था पहले, लेकिन इसको बाद में यहां से रिमूव कर दिया है 44th अमेंडमेंट से, ठीक है। और ये पार्ट 12 के अंदर आर्टिकल 300A के अंदर इसको वहां हमने शिफ्ट किया है राइट टू प्रॉपर्टी को। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये आपका जब मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगी तब और अच्छे से क्लियर करूंगी, ठीक है। अब राइट टू जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर एक बेसिकली आपको पैराग्राफ लिखना है थोड़ा सा, कि फंडामेंटल राइट्स जो है एनफोर्सिएबल है, जस्टिशिएबल इन नेचर है। लाइक जस्टिशिएबल इन नेचर मतलब हम इनके इन्फ्रिंजमेंट के लिए किस कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारा राइट कोई भी इन्फ्रिंज हुआ है, ठीक है। ये जो है फंडामेंटल राइट्स है, ये आपके एग्रीव्ड पर्सन जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। तो उसका एक पैराग्राफ है, मैं आपको लिखवा देती हूँ एज आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द नोट्स, राइट। तो आप ये देख लीजिए लैंग्वेज के थ्रू। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। They operate as
limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. आर्बिट्रेरी लॉज क्यों बोल रहा है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करती है, तो पीपल ऑफ द इंडिया है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उस लॉ को कर्टेल करने के लिए या फिर उसमें कोई और अमेंडमेंट लाने के लिए कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट उस लॉ से अफेक्ट हो रहा है, तो आप उसे देख लीजिए और उसे सही करिए। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हमें स्टेट के अगेंस्ट प्रोवाइडेड होते हैं कि स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाए जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे मौलिक अधिकारों को अफेक्ट हो। ठीक है, दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, दैट इज दे आर एनफोर्सिएबल बाय द courts. For their violation, the aggrieved person can directly go to the Supreme Court. Fundamental rights are not absolute and are subject to reasonable restrictions They are sacrosanct. They are not sacrosanct. Sacrosanct जो वर्ड है वो उसका मतलब होता है पवित्र या पुण्य में। ठीक है, पुण्य में ये बोल रहा है कि एग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल कंप्लीटली एब्सोल्यूट नहीं है। हम आर्टिकल 19 जब पढ़ेंगे वहां पर हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, फंडामेंटल राइट सैक्रोसैक्ट नहीं है, यानी सैक्रोसैक्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है पवित्र, पवित्र पुण्य में नहीं है। कंप्लीटली ये सही नहीं है, इनके ऊपर हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं तो जो पीपल है जो इसको इन फंडामेंटल राइट्स के थ्रू अपने अधिकारों को एक्सप्लॉइट करने लग जाए या वॉयलेट करने लग जाए, ठीक है, तो इनके ऊपर थोड़े रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं, आगे है एंड कैन बी curtailed or repealed by the parliament through constitutional amendment act. They can be suspended during the operation of national emergency except the rights guaranteed by आर्टिकल 20 and 21। ठीक है, ये जो है फंडामेंटल राइट्स कर्टेल भी हो सकते हैं और रिपील भी हो सकते हैं और इनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो सकता है।
आप देखेंगे कि आर्टिकल 15 के अंदर हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड, बैकलॉग वैकेंसीज से रिलेटेड। आर्टिकल 16 जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, उन सब के अंदर हमने अमेंडमेंट्स किए हैं, ठीक है। इसके अंदर मतलब ये जो कंप्लीटली ये राइट्स प्रोवाइडेड तो है, लेकिन इनको टू सम एक्सटेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज होते हैं, इनमें हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड भी हो सकते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, ठीक है। जैसे 1975 के अंदर इमरजेंसी हमारे लगी थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, तो तब सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया गया था। लेकिन दो फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। ये आपको ध्यान रखने की चीज है, ये पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चंस में, ठीक है। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस की बात करता है, और आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 21 इज फॉर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 20 इज फॉर प्रोटेक्शन in respect of conviction for offenses, in respect of conviction for offenses। ये जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगी कि इनके क्या क्या इनमें प्रोविजंस आते हैं, तब हम इनको देखेंगे। यानी एक जीने का अधिकार जो है, राइट टू लाइफ, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, और एक जब आप अरेस्ट हो जाते हो तब क्या आपको राइट्स मिलते हैं, ये भी कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। ये दो आर्टिकल्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। कहीं आप पे ये देखो कि फंडामेंटल राइट्स आपसे पूछे कि सस्पेंड हो रहे हैं तो सारी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दो, नहीं। दो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ठीक। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है नेक्स्ट फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके इन्फोर्समेंट के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को के अंदर काम करना, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो पार्ट 4 के अंदर आते हैं, ठीक। और आपका जो इनको हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ये आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। बेसिकली जब आपने देखा होगा कोई भी हमारे इलेक्शंस होते हैं तो एक प्रोफार्मा और पैम्पलेट प्रिपेयर करते हैं कैंडिडेट्स, तो उसमें बताते हैं कि आपको वाटर मिलेगा 24 आवर्स, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी स्कीम्स बनाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ना जल ही जीवन वाली, और बहुत सारे वो रहते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमारे वो चलता है, माल न्यूट्रिशन खत्म करना है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये काम होता है कि जो एक वेलफेयर स्टेट के लिए वर्क करने वाले जितने भी फीचर्स होंगे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाले आर्टिकल्स में कंटेन करते हैं। तो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 से रिलेटेड 36 से 51 तक आते हैं। तो इन आर्टिकल्स के अंदर हम यही डील करेंगे कि हमें एजुकेशन मिले, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आए हमारे कंट्री में, ठीक है, जो कि आर्टिकल 44 के अंदर है। हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, हमारे मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, वो सब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर लिया है, ठीक है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। इनके एनफोर्समेंट के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉट जस्टिशिएबल इन नेचर। तो इस पे थोड़ा सा B.R. अम्बेडकर ने बोला है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, according to Dr. B.R. Ambedkar, it is a novel feature of Indian Constitution, ठीक है।
बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक तो सोशलिस्ट फीचर, एक गांधीयन पर्सपेक्टिव से लिया है और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से लिया है। ठीक है, ये आपको बता देना है हल्का सा एक इंट्रोडक्शन के अंदर। सोशलिस्टिक, ठीक है। और कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उनको हमने थ्री पार्ट्स में और 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स होते हैं, एक गांधीयन प्रिंसिपल्स होते हैं जो गांधीयन आइडियोलॉजी पे वर्क करते हैं, एक लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल होते हैं। ठीक है, दे आर, अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में पैराग्राफ में हम देख लेते हैं। दे आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ social and economic democracy। ठीक है, they seek to establish a welfare state in India। they seek to establish a welfare state in India। The directives are non-justiciable in nature, that is, they are not enforceable by the courts for their violation। Constitution itself declares that these principles are fundamental in the governance of the country, एग्जैक्टली फंडामेंटल गवर्नेंस के लिए ही होते कि हमारा कंट्री वर्क कैसे करेगा, हमारे जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको क्या क्या चीज प्रोवाइड कराएगी, जो एक गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है। ठीक है, और ये नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट होते हैं। ठीक है, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट to apply these principles in making laws। इसमें एक केस लिखना है आपको, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1980 का केस है। ठीक है, ये जो मैं आपको केस का ईयर बता रही हूं ये इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगी केसेस की, जिसमें केशवानंद भारती का केस, मिनर्वा मिल्स का केस और बाकी जितने भी 5-6 केस हैं। ठीक है, एक तो गोलकनाथ का केस, इनके ईयर्स और एक सीक्वेंस में बताऊंगी। जब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है मैच दी फॉलोइंग, तो कॉलम ए और कॉलम बी आपको दे रखा होता है। ठीक है, उसके अंदर आपको ये होता है कि आपको केस का नेम दे रखा होता है कॉलम ए के अंदर, और कॉलम बी के अंदर आपके ईयर्स दे रहे होते हैं। ठीक है, और फिर आप उनको मैच करना होता है कि कौन सा केस कौन से ईयर का है। ठीक, तो वो जो ये केसेस है और इनके ईयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जब जहां भी जो भी मैं चीज केस वगैरह और ईयर बता रही हूँ उनको मार्क कर लीजिए और उनको नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1980 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज
founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बैलेंस करता है, और बैलेंस है फंडामेंटल राइट्स का एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। इसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो इसी चीज में मिलेंगे, और ये जो दोनों पार्ट्स है फंडामेंटल राइट्स के, दैट इज पार्ट 3 एंड पार्ट 4, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, नॉन लॉ बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट्स हैं, उनके भी जो क्वेश्चंस आएंगे पार्ट 3 के अंदर, वो चाहे जनरली आए कि जैसे आर्टिकल कितने हैं, पार्ट 3 में क्या फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं, और पार्ट 4 में क्या कवर हो रहा है, ठीक है, बहुत जनरली आ जाए। और जो लॉ बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो केस लॉज भी इम्पोर्टेंट बहुत है, उनसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कौन से केस लॉ के अंदर कौन सा आर्टिकल कवर हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इसका ईयर मार्क कर लीजिए 1920। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 फीचर्स लेंगे, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, सेक्युलर स्टेट एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, आपको कोई भी मुझसे क्वेरी हो, आपकी कोई भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और अब मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा। एंड स्टे ट्यून विथ मी एंड स्टडी हार्ड फॉर जुडिशरी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो टॉपिक्स हैं आपके टिप्स पे रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, टेक केयर।